डियर हिस्ट्री एस्पायरेंट्स, चैप्टर 4 हमारे पास है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी के बारे में डिस्कस करूँगा। ईस्ट ब्रिटिश के बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी। वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर डेट बाय 1784, 1784 से पहले की बात है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया हैड बीन ब्रॉट, जिसमें आपको यहाँ देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया हैड बीन ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कंट्रोल था 1484 तक, एंड दैट इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज वेयर बीइंग डिटरमाइंड बाय द नीड्स ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी के आधार पर तय किया जाता था। वी विल नाउ डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच द कंपनी एडमिनिस्टर्ड इट्स रिसेंटली एक्वायर्ड डोमिनियन। तो यहाँ 1784 के पहले की बात हो गई। इसके बाद आप देखिए इन द बिगनिंग द कंपनी लेफ्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स पोजीशंस, अपने अधिकृत चीज़ों को इन इंडियन हैंड्स, इंडिया वालों के हाथ में दिए थे। कन्फाइनिंग इट्स एक्टिविटी टू सुपरविजन, और सुपरविजन के आधार पर इनकी देखरेख होती थी। बट इट सून फाउंड द ब्रिटिश एम्स वेयर नॉट एडिक्वेटली सर्व्ड बाय द फॉलोइंग ओल्ड मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये अपने इच्छाओं की पूर्ति नहीं पा रहे थे। कंसिक्वेंटली द कंपनी टुक सम एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इट्स ओन हैंड। अब अपने हाथ पे सोचा अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस, दो वायसराय, वॉरेन हेस्टिंग्स एंड कॉर्नवालिस। द एडमिनिस्ट्रेशन at the top was overhauled and foundations of a new system based on the English pattern laid। इन दो लोगों के आधार पे, वॉरेन हेस्टिंग्स एंड कॉर्नवालिस। The spread of British power to new areas, new problems, new needs, new experiences, new ideas led the 19th century। नई चीज़ों को सीखने का, देखने के लिए आइडियाज़ लगा। And here you will see the more fundamental changes in the system of administration। आधारभूत परिवर्तन किए गए। But the overall objectives of imperialism were never forgotten। यहाँ देखिए कॉलोनियलिज्म, एम्पेरियलिज्म, अधिकार करने के भावना को ख़त्म नहीं किया गया, क्योंकि हम उस पर शासन करें, यह इम्पीरियलिज्म था। यह कमी नहीं हुई, इस पर बढ़ावा मिला। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वॉज बेस्ड ऑन 3 पिलर्स, 3 पिलर्स के आधार पर थे। द सिविल सर्विस, द आर्मी एंड द पुलिस। 3 सेवाएं थी जिनके आधार पर इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को खड़ा किया जा सकता था। दिस वॉज सो फॉर 2 रीजन्स, 2 कारणों से। For one, the chief aim of British Indian administration was the maintenance of law and order maintenance करने के लिए, and the perpetuation of British rule, British rule को फैलाने के लिए। Without law and order, British merchants and British manufacturers could not hope to sell their goods in every nook and corner। कोने तक नहीं बेच सकते थे, इसलिए कानूनन परिवर्तन की आवश्यकता हुई। Again, the British being foreigners could not hope to win the affections of the inner people। ये अपने प्यार को नहीं जीत सके इंडिया के बारे में। They therefore relied to superior force rather than to public support for the maintenance of their control in India। तो इसके बाद जो है वो पब्लिक सपोर्ट को लिए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कंट्रोल ओवर इंडिया एंड सुपीरियर फोर्सेस को लाए। द ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, who had served in India under his brother Lord Wellesley। ड्यूक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली के ब्रदर थे। remarked after his return to Europe। ये सब लिखा उन्होंने। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, द फाउंडेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड मोड्स ऑफ सपोर्टिंग इट एंड ऑफ कैरिंग ऑन द। देखिए द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, द फाउंडेशन ऑफ ऑथोरिटी, अधिकार के अधिकृत होने के आधार, एंड द मोड्स ऑफ सपोर्टिंग इट एंड ऑफ कैरिंग ऑन द ऑपरेशंस ऑफ गवर्नमेंट आर entirely different from the systems on modes adopted in Europe for the same purpose। अलग अलग थे यूरोप और भारत में, क्योंकि यहाँ की स्थिति अलग होती है, वहाँ की अलग थी। द फाउंडेशन ऑन द instrument of all power, there is the sword। The foundation and
द इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल पावर देयर इज़ द स्वॉर्ड। देखिए फाउंडेशन को तलवार से बताया जा रहा है, फाउंडेशन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल पावर्स देयर इज़ द स्वॉर्ड। तो मैं अगले वीडियो में बहुत कुछ बताने का प्रयास करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।